किया कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। मैम जो जो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं उनको हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। वेरी गुड। और क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पे फेल होती है? इट मींस अगर मैं कहूँ कि हम हमारे पास जो है वो मेजर टू टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो आप उसकी बेसिस पे क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? कौन से ऐसे पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे और कौन सी ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें आप क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं? जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना उसमें हम मैक्रोस्कोपिक जो होते हैं ना ऑब्जेक्ट्स उनको स्टडी करते हैं, और जो क्वांटम है ना उसमें हम माइक्रो को स्टडी करते हैं। वेरी गुड। अब जब हमने यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की बात की तो आप अपने पिछले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपने एक आर्टिकल पढ़ा था वेव पार्टिकल डुअलिटी, कि हमारे पास जो एक पार्टिकल होता है उसकी डुअल नेचर होती है, वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है और उसकी जो अदर नेचर होती है वो एज ए वेव भी मूव करता है, यानी उसकी तरह भी बिहेवियर उसका शो होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास जब हम बहुत ज्यादा माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं या नैनो साइज की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्वांटम को इंक्लूड करवा देते हैं। बेसिकली जो हमारे पास माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी हम माइक्रोमीटर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी कर सकते हैं, उसको भी कंसीडर करते हैं। फिर हमारे पास 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में आगे स्टडी करेंगे फर्दर। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारे पास अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन की बेसिकली डुअल नेचर होती है। जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है और एज ए वेव भी बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का वो ये है कि हमारे पास किसी भी सिस्टम की स्टेट्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे जो हम टर्म यूज करते हैं वो वेव फंक्शन की टर्म को यूज करते हैं। और वेव फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ये एक बेसिक फिनोमिना है जिसके थ्रू हमने अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की आगे फर्दर मेजरमेंट्स को रिजॉल्व करना है। अब वेव मैकेनिक जो फंक्शन है आपके पास वो हमारे पास बेसिकली मैंने ये साई लेटर होता है, साई ग्रीक लेटर है, PSI, इसकी जो एब्रीविएशन होती है वो PSI है और आप इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, साई। तो ये साई जो है हमारे पास दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 मैंने क्या लिखा हुआ है, आर, आर जो है वो आपकी स्पेस वेक्टर को शो करवाया गया यहाँ पे, और टी जो है वो हमारा टाइम वेक्टर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करें, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स में स्टडी करेंगे वेव फंक्शन की। तो वेव फंक्शन बेसिकली किसी भी हमारा पास जो पार्टिकल होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीटली डिस्क्राइब करेगा, यानी उसकी जो तमाम इंफॉर्मेशन होगी कि हम उस एक स्पेसिफिक वेव फंक्शन से क्या क्या टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमें हमारा वेव फंक्शन डिस्क्राइब करेगा। जो कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। वो हमारे पास कौन कौन से हैं, स्पेस और टाइम। ठीक है, स्पेस जो है ना वो बेसिकली हम पोजीशन से रिगार्डेड करते हैं कि हमारे पास जो पोजीशन होगी बेसिकली कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस टाइम पे कौन सी पोजीशन पे जो है वो पाया जा सकता है, तो हम उसको पता लगाने के लिए यहाँ पे स्पेस कंपोनेंट यहाँ पे हम यूज करें। ठीक है, अब ये वेव फंक्शन की जो टर्म्स है ये आगे मैं आपको कंप्लीटली इसको डिफाइन करके इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉस्टुलेट है वो है कि हमारे पास जो मेजरेबल क्वांटिटीज होंगी बेसिकली उन्हें हम यहाँ पे ऑब्जर्वेबल्स कहते हैं। इसमें हमारे पास मैस, टाइम, जो लेंथ, एनर्जी, पोजीशन, ये तमाम जो फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती है ना इन्हीं को हम क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म में हम ऑब्जर्वेबल्स रिगार्डेड करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगी, हमारे पास हर्मिशियन लिनियर ऑपरेटर्स को डिस्क्राइब करेंगे। हर्मिशियन क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर होता है जब हम उसे किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, इट मीन्स कि हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एज इट इज सेम ही रहता है। इट मीन्स कि अगर मैंने इस सारे फंक्शन पे एक हर्मिशियन ऑपरेटर को अप्लाई किया, इट मीन्स कि मैंने उसका कॉन्जुगेट ले लिया, स्टेरिक, तो देन मेरे पास आंसर में दोबारा से सेम यही फंक्शन आ जाए, वेव फंक्शन, तो देन वो मेरे पास जो ऑपरेटर होगा हमने जो अप्लाई किया वो हर्मिशियन ऑपरेटर था, और जो टर्म हमारे पास बन रही है वो मेरे पास एक हर्मिशियन की टर्म लिनियर ऑपरेटर की बन जाएगी, और वो मेरे पास क्या होगा कि हमारे पास बेसिकली जो वेव फंक्शन है वो हमारे पास एज इट इज उसी टर्म के इक्वल आ गया है जब हमने उसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई किया, तो वो बेसिकली क्या हो गया, एक हर्मिशियन ऑपरेटर बन गया।
तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी था। सबसे पहले क्या था, वेव फंक्शन, जो कि हमें तमाम जो इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी भी सिस्टम की जिसको हम स्टडी करने लगे हैं, ठीक है। तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो वेव फंक्शन के पास है, और वो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है, स्पेस एंड टाइम, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या आ गया कि जो जो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज हम मेजर करेंगे, बेसिकली हम उन्हें ऑब्जर्वेबल्स कह रहे हैं यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में। तो और वो हमारे पास क्या डिस्क्राइब करती हैं, वो हमारे पास हर्मिशन को डिस्क्राइब करती हैं कि बेसिकली आप जो भी यहाँ पे वेव फंक्शन यूज करेंगे उसका हर्मिशन होना बहुत जरूरी है। इट मीन्स कि अगर आपने उसके ऊपर कोई भी ऐसा वेव फंक्शन में अगर आपको दे दूं, आपने टर्म में चेक करना हो कि ये बेसिकली हमारे पास हर्मिशन है या नहीं, तो आप बेसिकली क्या करोगे, उसका कॉन्जुगेट अप्लाई करोगे, एंड देन अगर उसका आंसर सेम एज इट इज वही वेव फंक्शन दोबारा से आ जाता है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो क्वांटिटी है ये बेसिकली ऑब्जर्वेबल जो था वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए एप्लीकेबल है, और इसको हम आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड जो पोस्टुलेट आता है वो आपका पास आता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। अच्छा, बेसिकली ये क्या होती है, ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज होती हैं जो किसी भी ऑब्जर्वेबल्स की आ सकती हैं। यानी कि हमने क्या करना होता है, यहाँ पे कोई हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना है कि हमारे पास ज्यादातर चांसेस क्या हो सकते हैं इसके आंसर्स के। तो बेसिकली हम उसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट ऑफ अ सिस्टम की। तो यहाँ पे हम उसको मैथमेटिकल जो इसकी इक्वेशन आ जाती है वो आपके पास आ जाती है। ये जो आपके पास दो टर्म्स नजर आ रही है ना, इनको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। तो बेसिकली इसके लिखने का जो अंदाज है आपका, ये यहाँ पे हमने दो ब्रैकेट्स को यूज किया है, तो यहाँ पे आप इसको इसको ब्रैकेट नोटेशंस कह सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ए है ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। देन आपके पास जो इसकी रेशियो आ रही है वो क्या है, हमारे पास एक साई फंक्शन है जिसकी हमने लिमिट्स ली हुई है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है। इनफिनाइट लिमिट्स होती हैं, और यहाँ पे हमने इसका क्या किया, साइज स्टेरिक ले लिया। इट मींस कि हम इसका हर्मिशन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, हर्मिशन ऑपरेटर। और ये किसी भी हमने ऑब्जर्वेबल पे अप्लाई किया, एंड देन हमारे पास हमने साई से उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इस ओवरऑल इक्वेशन का जब हम इंटीग्रल लेंगे विद लिमिट्स हम कर रहे हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एंड देन उसकी रेशियो को हम क्या डिवाइड कर रहे हैं, बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से। अब ये जो नीचे आपके पास इक्वेशन आ रही है, बेसिकली ये नॉर्मलाइजेशन की इक्वेशन होती है, जो हमारे पास होती है इंटेग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टेरिक इनटू साई डीएक्स, ठीक है। अगर इसका आंसर हमारे पास 1 के इक्वल होता है, जैसे ये नीचे इक्वेशन में मैंने राइट अप किया हुआ है, अगर ये 1 के इक्वल आ जाता है कि इट मींस आपको एक फंक्शन दिया गया साई, ठीक है, एक वेव फंक्शन, आपने उसके ऊपर स्टेरिक अप्लाई किया, एंड देन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करवाया, और उसकी आपने इंटीग्रेशन ले ली विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स। आप कहां से कहां तक ले रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। देन जब उसका आप ओवरऑल आंसर जब कैलकुलेट कर लें, तो जब वो 1 के इक्वल आएगा, यूनिटी के इक्वल, तो आपका जो वेव फंक्शन आपने कंसीडर किया, आप उसे कह सकते हैं कि वो वेव फंक्शन क्या है, सूटेबल है और नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। तो देन अगर मैं यही इक्वेशन यहाँ पे मैं कंसीडर करती हूँ कि मैंने जो वेव फंक्शन कंसीडर किया हुआ है वो मेरे पास एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन था, तो देन जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी उसकी टर्म हमारे पास सिंप्लीफाइड होके ये वाली टर्म बन जाएगी, ये जो लास्ट इक्वेशन यहाँ पे राइट अप की गई है। ये क्या है हमारे पास, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है हमारे पास ऑब्जर्वेबल ए की, विच इज इक्वल्स टू इंटेग्रल है हमारे पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और साई स्टेरिक ए साई डीएक्स, ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकता है, देन हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपने अभी टोटल 3 पोस्टुलेट्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। जी क्लास, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैम फर्स्ट इक्वेशन दोबारा रिपीट कर दें। फर्स्ट पोस्टुलेट या इक्वेशन? इक्वेशन। ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो बेसिकली है ना आपके पास, यहाँ पे आपकी रेशियो है हमारे पास ऑब्जर्वेबल की, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑपरेटर ले लिया, ठीक है। ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, जिसपे आपने, ऑपरेटर एक मैथमेटिकल टूल है जिसके ऊपर आपने अपने ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई करवाने होते हैं। बेसिकली आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो आपका ऑब्जर्वेबल जो है वो ऑपरेटर की टर्म में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, सपोज कर लिया कि हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल है ए, ठीक है, कोई भी ऑब्जर्वेबल हो सकता है, वो आगे मैं आपके डिस्कस करूंगी कि ऑब्जर्वेबल बेसिकली टर्म है क्या।
तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि उसका इंटीग्रल ले लेना है, साई स्टेरिक यानी कि जो आपका वेव फंक्शन आ रहा है उसके कॉन्जुगेट ले लेना है, एंड देन आपने ये दो टर्म्स आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करवा रहे हो ऑब्जर्वेबल ए से, एंड देन आपने सिंपल आपका जो वेव फंक्शन था उससे मल्टीप्लीकेशन करवाई है, एंड देन आपने क्या किया, उसका इंटेग्रल ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू dx यानी कि स्पेस वेक्टर के, और यहाँ पे इंटेग्रल आपने लिया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये आपकी बेसिकली लिमिट्स आ गई। इसी को आपने डिवाइड करवा दिया है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के इंटेग्रल से साई स्टेरिक साई। बेसिकली ये वाली जो टर्म है ना आपकी साई स्टेरिक साई, ये किसी भी वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज जब आपने कैलकुलेट करना है नॉर्मलाइजिंग फंक्शन, तो ये उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली इक्वेशन यूज करते हैं, और हमारा फंक्शन जो वेव फंक्शन है तभी नॉर्मलाइज होता है जब आप उसका हर्मिशियन ऑपरेटर आप उस पर अप्लाई करें, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, कॉन्जुगेट को विद रियल इसका जो वेव फंक्शन है उसके साथ, और हमारे पास इंटेग्रल की वैल्यू आ जाए 1 के इक्वल। तो बेसिकली ये आपकी जो थी वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू की मैथमेटिकल नोटेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पोस्टुलेट नंबर 4। अच्छा, अगर आपने आप वेव फंक्शन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास n नंबर ऑफ वेव फंक्शंस हैं, आपने क्या किया, किसी भी एक ऑपरेटर को उस वेव फंक्शन पे ऑपरेट करवा दिया। लेट्स सपोज मैंने ये ऑब्जर्वेबल ए लिया था, तो ये जब मैं इसको ऑपरेट करवाऊंगी किसी भी कॉरिस्पॉन्डिंग ऑपरेटर से, तो हम इसको लिखेंगे, जब ऑपरेटर आप बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे उसकी नोटेशन आ जाती है ए हैट। तो यहाँ पे ये एक ऑपरेटर जैसे ही हमने अपने वेव फंक्शन, ठीक है, ऊपर अप्लाई करवाया, तो हमारे पास जो एक वैल्यू थी सेम एज इट इज वेव फंक्शन तो आ गया, बट उसके साथ एक हमारे पास एक इंटीजर भी, एक इंटेग्रल वैल्यू आ गई यहाँ पे, या बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि नॉर्मल एक इंटीजर या सिंपल वैल्यू आ गई है। तो बेसिकली वो जो वैल्यू होगी वो आपके पास एक आइगन वैल्यू होगी, और जो हमारे पास एसोसिएटेड जो हमारे पास वेव फंक्शन आया, देन हम उसे क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन कह देंगे। यही इक्वेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां आपने आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस का पढ़ा था, बेसिकली आइगन वेक्टर्स का। वहां पे आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती थी, जहां पे आप अगर इसको सिंपल मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम इसकी नोटेशन करें, तो हम लिखते थे कि ए एक्स विच इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। तो लैम्डा जो होती थी वो आपकी आइगन वैल्यूज हो जाती थी, और एक्स जो बेसिकली होता था वो आपका आइगन वेक्टर होता था। तो सेम एज इट इज क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म्स में हमने जब आइगन वैल्यूज कंसीडर की, बेसिकली हम मेजरमेंट कर रहे हैं ना ऑब्जर्वेबल्स की, तो आपने एक अपना एक वेव फंक्शन कंसीडर किया जो कि nth पार्टिकल्स के लिए आप कंसीडर कर रहे हैं, आपने उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेबल को ऑपरेट करवाया, ठीक है, और उसको हमने ऑपरेटर ए यहाँ पे टर्म दी है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे इस तरह से नोटेट किया है। तो हमारे पास जो आगे आंसर आया है उसका ऑपरेशन के बाद उस वेव फंक्शन के, वो हमारे पास एक ए एन, स्मॉल ए एन आ गया, ठीक है। ये क्या एक सिंगल वैल्यू होगी, कोई भी हो सकती है, रैंडम 4, 3, 6, या अगर मैं इसको सिंपल टर्म में क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे अगर हम मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है एच कट की। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके साथ जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन आएगा उसको देन हम कह देते हैं कि ये आइगन फंक्शन है, और जो ये वैल्यू हमारे पास इससे आ रही होती है कैलकुलेट करके, हम उसे कह देते हैं ये हमारे पास है आइगन वैल्यू, ठीक है। देन जो पोस्टुलेट नंबर 5 है, वो हमारे पास टाइम डेवलपमेंट के बारे में बताता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें हमारे पास टाइम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं हम, या हमारे पास जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली पढ़ेंगे यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे हम इसको जस्ट यहाँ पे स्टडी करेंगे टाइम डेवलपमेंट के लिए, या इसको आप एवोल्यूशन ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पहले हमने कैलकुलेट की थी उसका हम यहाँ पे डिफरेंशियल ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या आप इसको कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज। जब हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज का जो कि ऑब्जर्वेबल ए है, जैसे ही उसका हमने क्या किया, डिफरेंशियल ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन हमारे पास एक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई है जो कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की है। बेसिकली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो एनर्जी ऑपरेटर होता है, इसमें आपके पास बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का सम अप आ जाता है। आप ये पढ़ भी चुके हैं पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का। तो एज इट इज यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में भी सेम ही है, यहाँ पे आपका सम आ जाता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहाँ पे हम इसकी नोटेशन किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज विच इज इक्वल्स टू किसी भी ऑब्जर्वेबल की ए की, इसके इक्वल आ जाएंगी 1 ओवर आयोटा एच कट इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही हैं, कम्यूटेशन आ रही है हमारे पास दो ऑब्जर्वेबल्स की। अब वो कौन कौन से हैं,
फर्स्ट तो हमारे पास वही है जिसकी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट की गई हैं, एंड देन उसके साथ हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी आ गया। अच्छा, ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है बेसिकली इसको लिखने की एक ये नोटेशन होती है, ये हमारे पास यहाँ पे हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से यूज करते हैं और बीच में कॉमास अप्लाई करते हैं किसी भी दो ऑब्जर्वेबल से। ये आगे हम इसके रिलेशंस भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो की टर्म्स थी हम उसके ऊपर आ जाते हैं, देन मैं दोबारा से पोस्टुलेट्स को रिवाइज करवाऊंगी ताकि ये टर्म्स भी जो हमने इसमें यूज किए हैं वो भी हमें जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपके पास थी, सबसे पहले हमने टर्म पढ़ी थी ऑब्जर्वेबल की। अब तमाम जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल पोजीशन, ठीक है, मोमेंटम, एनर्जी एंड सो ऑन, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पे, सिंपल ऑब्जर्वेबल या फिजिकल ऑब्जर्वेबल आप कह सकते हैं। जहां जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो ये टर्म्स फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं, या जो हम पहले पढ़ते थे जिस तरह से स्टार्टिंग में आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, तो वही सेम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स में हम उन्हें कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेबल्स हैं, ठीक है। अब ऑपरेटर क्या होता है, वो कोई भी एक ऐसा मैथमेटिकल टूल या स्टेटमेंट है जो कि अगर हम किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करें एंड देन हमारे पास जो आंसर आए वो कोई और वेव फंक्शन आ जाए, कोई न्यू वेव फंक्शन, तो बेसिकली हमारे पास ऑपरेटर क्या करता है, हमारे वेव फंक्शन को एक न्यू वेव फंक्शन में जो है वो जनरेट कर देता है या प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। वेव फंक्शन बेसिकली क्या था, वो ऐसा फंक्शन था जिसके बाद जो तमाम इंफॉर्मेशन कैरी करता है किसी भी स्टेट ऑफ सिस्टम की जिसको हमने आगे स्टडी करना हो। तो ये क्या करता है, बेसिकली हमारे पास एक पूरे स्टेट की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें क्या देता है, वेव फंक्शन देता है। और ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता था, एक हमारे पास था स्पेस का कोऑर्डिनेट और दूसरा हमारे पास क्या था, टाइम कोऑर्डिनेट था। अच्छा, इसी से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है रेड से, ये मेरे पास लिखा हुआ है कि ईच जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल होगा इज एसोसिएटेड विद ए सूटेबल ऑपरेटर, कि हर एक ऑब्जर्वेबल जो है उसको एक सूटेबल ऑपरेटर के साथ एसोसिएट किया गया है। यानी कि हर ऑब्जर्वेबल को जब हम उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जो आपने आगे याद करनी होगी, और देन हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई किया करेंगे अपनी फर्दर मेजरमेंट्स या कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। अब जो की टर्म्स या प्रॉपर्टीज आपकी आ जाती हैं ये इसमें वेव फंक्शन की, वो क्या करता है, सबसे पहला हमारा मेन पॉइंट था कि वो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी भी पार्टिकल की जिसको हम स्टडी करने लगे हैं, या किसी भी स्टेट ऑफ सिस्टम की जिसको हमने लेट्स सपोज उसमें मल्टीपल पार्टिकल्स हैं या एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नंबर 2, ये हमें क्या करता है, ये हमारे पास कंटिन्यूअस होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। इट मीन्स कि जब हम इसको कैलकुलेट करें, नंबर 1 इसकी कंडीशन क्या है, एक तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी कि इसकी कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू आनी चाहिए, ये ना हो कि इसकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू ना हो। देन अगर कोई भी ऐसा आप वेव फंक्शन कंसीडर करते हैं जिसकी एक सिंगल वैल्यू नहीं आती, देन आपका वो वेव फंक्शन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन आप क्या करते हो कि जी श्रोडिंगर इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए हमें यूजफुल होगी, और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने करनी है 3 डायमेंशन के लिए, वहां पे भी वेव फंक्शन का यूज किया गया है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उस पे हर्मिशन ऑपरेटर अप्लाई करवाते हैं एंड देन उसकी मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं विद द सेम वेव वेक्टर, और देन जब हम उसके इंटेग्रल अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स, हम कुछ भी कर सकते हैं वहां पे, आप लिमिट्स को या तो एक स्पेसिफिक वैल्यू दे सकते हैं या आप उसको इन्फिनाइट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 के जब इक्वल आता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है ना, कि वहां पे पार्टिकल के पाए जाने की कितने फीसद चांसेस हैं, तो आप कह सकते हैं कि वहां पे 100% चांसेस होंगे जब जब हमारे पास आंसर क्या होगा, वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो वेव फंक्शन के लिए होना बहुत जरूरी है, तो ये वाली आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है एक यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है बेसिकली। अब ऑब्जर्वेबल्स आ गए हमारे पास, ये क्या थी, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज थी। अब जैसे आर जो है ये यहाँ पे स्पेस वेक्टर को शो करवाया गया है, तो इसका ऑपरेटर जो सिंबल होगा हम इसको करेंगे आर कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इसकी स्टेटमेंट आएगी यानी कि जिसकी वैल्यू आ रही है ऑपरेटर की, वो आपके पास सिंपल आर के इक्वल आ जाएगी। इसी में ना अगर आपने इसको मोर स्पेसिफाइड करना हो तो बेसिकली ये स्पेस वेक्टर है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे
पे x कंसीडर कर लेती हूँ, तो ऑब्जर्वेबल जब मेरे पास x आ जाएगा, पोजीशन क्या होगी वो सिर्फ जस्ट मुझे x एक्सिस में डिफाइन की गई है, तो उसका जो ऑपरेटर सिंबल आ जाएगा वो x कैप आ जाएगा, एंड देन जो उसकी ऑपरेटर स्टेटमेंट आएगी उसको आप सिंपली x से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है p बेसिकली क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर को यहाँ पे शो करवाया गया है। p जो है ये मोमेंटम का ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, और p कैप जो है वो आपकी ऑपरेटर सैंपल आ गया मोमेंटम का। क्या आपने मोमेंटम को अगर आपको कहा जाए कि ये कौन सा ऑपरेटर है, तो आप फौरन से इसका सिंबल जो है वो ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास जो p कैप है वो मोमेंटम ऑपरेटर है। ठीक है, देन इसकी जो वैल्यू आती है, जो स्पेसिफिक वैल्यू इसका पीछे बताया गया है, तो यहाँ पे जो इसके साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू है वो आपके पास दी गई है माइनस आयोटा एच का डेल। अब जो डेल होता है वो बेसिकली आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेल बेसिकली हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारे पास जो फंक्शन होता है वो किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चेंज नहीं होता, वो विद रिस्पेक्ट टू जो आपके एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली जो है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस आयोटा एच का पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली डेल क्या है, ये आपके पास चेंज को बता रहा है, जो कि एक टोटल चेंज नहीं है बल्कि पार्शली चेंज है, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी जो फुल डिफरेंशियल यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने पार्शियल डिफरेंशियल को यूज किया। ठीक है, अब देन आ जाता है, इसी को मोर स्पेसिफाइड करके लिखा गया है कि अगर हमारे पास x एक्सिस में मोमेंटम ऑपरेटर है या y एक्सिस में है या z एक्सिस में है, तो देन उसके जो ऑपरेटर सैंपल्स होंगे वो भी उसी के रिस्पेक्टिव होंगे। विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा p, ठीक है, px कैप, py कैप एंड pz कैप, और इसी से एसोसिएटेड जो इसकी ऑपरेटर स्टेटमेंट्स आएंगी वो आ जाएंगी माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है, फॉर एक्स मोमेंटम ऑपरेटर। फिर y के लिए आ जाएगी माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल y, एंड देन हमारे पास z के लिए आ जाएगी माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल z। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेबल है जी एनर्जी का। अभी तक हमने जो है वो पोजीशन और मोमेंटम के ऑपरेटर एंड ऑब्जर्वेबल जो है वो पढ़ लिए हैं। देन हम आ जाते हैं एनर्जी के ऊपर। एनर्जी का जो ऑपरेटर सैंपल है वो कैपिटल ई कैप से आपने रिप्रेजेंट करवाना है, और जो इसकी वैल्यू आ जाती है ऑपरेटर स्टेटमेंट की वो आ जाती है आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल टी। ठीक है, एंड देन सिंपली काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे उसका जो ऑपरेटर सैंपल आएगा वो टी कैपिटल टी कैप से रिप्रेजेंट करवाएंगे, और जो इसकी नोटेशन होगी ऑपरेटर स्टेटमेंट की वो आ जाएगी माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2m इंटू डेल स्क्वायर। ठीक है, और इसी को अगर आपने मोर स्पेसिफाइड फॉर्म में लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस एच कट का स्क्वायर ओवर 2m पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको भी आपने क्या करना है एक्स वाई और जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट करवा देना है। ठीक है, अगर हमारे पास नोटेशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स एक्सिस है तो हमारे पास जो ऑपरेटर आ जाएगा वो आ जाएगा टी कैप एक्स और टी कैप वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, एंड टी कैप जेड जब आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो अब इनके ऑपरेटर स्टेटमेंट भी इसी तरह से होंगी। बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे, ठीक है, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स, एंड सो ऑन वाई और जेड के लिए भी आप ये जो है वैल्यूज को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो आप ऑपरेटर सिंबल यूज करें वो आपका है कैपिटल वी कैप, और इसकी जो ऑपरेटर स्टेटमेंट है वो सिंपल v से आपने डोनेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है देन लास्ट वन, हमने भी पहले पढ़ा था हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन बेसिकली यहाँ पे आ गया, ये क्या है, समीशन है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल एच कैप से की गई है, और इसकी जो हमारे पास ऑपरेटर स्टेटमेंट आ जाएगी वो इन दोनों का, ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर स्टेटमेंट थी एंड देन जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की ऑपरेटर स्टेटमेंट थी, ये इन दोनों का समीशन है। एच जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो हमारे पास ऑपरेटर स्टेटमेंट आएगी वो आ जाएगी इन दोनों की सम के बराबर, और वो क्या है हमारे पास माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2m इंटू डेल स्क्वायर, ठीक है, प्लस v। ठीक है, अच्छा अब आपने ये अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स दी हैं। सबसे पहले आपको एक वेव फंक्शन दे दिया जाता है जिसकी वैल्यू लिखी गई है यहाँ पे a इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी।
अच्छा, बेसिकली ये जो नोटेशन है ना वेव फंक्शन की, ये हमने कहाँ से ली है? आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो पहले पढ़ चुके हैं, तो वहां पे जब आप वेव इक्वेशन राइट करते हैं ना, तो आप बेसिकली ये वाली वेव इक्वेशन वहां पे राइट कर रहे होते हैं। तो वही वेव इक्वेशन को हम आगे लेके चल रहे हैं कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक वेव फंक्शन दे दिया गया जिसकी वैल्यू हमारे पास हमारी वो साइनोसाइडल वेव की इक्वल आ रही है, देन हमने अगर उसमें से मोमेंटम या एनर्जी फाइंड करनी होगी इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं? अब हम क्या करेंगे, इस पे मोमेंटम का ऑपरेटर अप्लाई करवाएंगे जब हमने मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा इसी वेव फंक्शन से, क्योंकि हम स्टार्टिंग से यही कह रहे हैं कि वेव फंक्शन हमें क्या करता है, किसी भी सिस्टम की तमाम इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, या हम उससे तमाम जो टर्म्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो किस तरह से कर सकते हैं, अब हम यहाँ इस एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई करवाया। ऑपरेटर को आपने क्या करना है, उसको कैप से जाहिर करना है। यहाँ पे ये कैप की नोटेशन आपने लाजमी यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये पी एक्स की जो एक्स एक्सिस की टर्म्स में हम इसके ऊपर जो है वो मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो भी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, एक्स एक्सिस पे, और जो पोजीशन है जस्ट उसकी एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, और टाइम कोऑर्डिनेट तो सेम वही है जो टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने इसके ऊपर पी ऑपरेटर अप्लाई करवाया इस वेव फंक्शन पे, ठीक है, यहाँ पे भी आपने जो लेफ्ट साइड है सेम आपने एज इट इज लिख दिया। तो आपके पास जैसे ही ऑपरेटर आपने अप्लाई करवा दिया, आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में उसकी जो ऑपरेटर स्टेटमेंट है उसकी जगह आपने यहाँ पे राइट साइड पे ऑपरेटर स्टेटमेंट की वैल्यू को यहाँ पे पुट करवा देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसे पुट करवाएंगे तो आपके पास अगली जो टर्म आ रही है वो एज इट इज ही रहेगी। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, इसको ये जो हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स है इसको आपने अंदर ऑपरेट करवा देना है। कैसे ऑपरेट करवाएंगे, अब ये क्या हो रहा है, पार्शियली डिफरेंशिएट होगा, यानी कि ओनली विद रिस्पेक्ट टू आपने एक्स एक्सिस इसकी डिफरेंशियल लेनी है, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेम एज इट इज। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल किस तरह से लेते हैं ये तो आप लोगों को आई थिंक आता होगा, पता होगा ना सबको, कि अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आपने उसका डेरिवेटिव किस तरह से लेना है। आइडिया है सबको इस बात का? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, इस मीटिंग का ना टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, तो आप ऐसा करें दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, देन ये एग्जांपल में दोबारा से वहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ।